हेलो डियर स्टूडेंट्स। वैसे तो नेशनल इनकम जो आपका पूरा यूनिट है 4 चैप्टर्स के अंदर डिवाइडेड है, लेकिन मैं उसको एज अ सिंगल चैप्टर ट्रीट करूंगा। और वो जो चारों अलग अलग चैप्टर्स आपकी बुक के अंदर गिवन है उसको मैं एक ही मान के यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले देखिए, आप 12th क्लास के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। साथ ही एक आपके रेफरेंस के लिए दोबारा मैं शुरू करूंगा क्या बेसिक्स ब्रांचेस थी इकोनॉमिक्स की। तो अगर मैं ब्रांचेस की बात करूं इकोनॉमिक्स की, तो दो ब्रांचेस होती हैं, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, वैसे आपने 11th क्लास में इसकी अच्छे से स्टडी की है। हम यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में इसको समझते हैं। अगर मैं स्कोप की बात करूं इकोनॉमिक्स के, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दो हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, प्राइसिंग ऑफ गुड्स। वेयर एज मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, और पढ़ते हैं हम थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स किसी भी चीज को एग्रीगेट के रूप में देखने को कहते हैं, यानी सम टोटल जो होता है छोटे छोटे जो वेरिएबल्स होते हैं उन सब का, तो उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एक बड़ी चीज है, वेयर एज माइक्रो इकोनॉमिक एक छोटी चीज है। इसके अंदर हम इंडिविजुअल वेरिएबल्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक फोकसेस ऑन इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी, ये इकोनॉमी के इंडिविजुअल पार्ट्स पे फोकस करता है। However, how household and firms make decisions and how they interact in specific market. तो हाउसहोल्ड या फर्म्स अपने डिसीजन किस तरीके से लेते हैं और वो किसी भी स्पेसिफिक मार्केट में किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है इमरजेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स की इमरजेंस कब हुई, यानी इसकी शुरुआत कब हुई? तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे जॉन मेनार्ड कीन्स की। जो जॉन मेनार्ड कीन्स हैं, बेसिकली ये एक ब्रिटिश सिटीजन थे और इनने जो है कई सारे कंट्रीब्यूशन दिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। Macroeconomics as a separate branch of economics emerged after the British economics John Maynard Keynes published his celebrated book, The General Theory of Employment, Interest and Money in 1936। तो इनकी ये जो बुक है, ये पब्लिश हुई थी 1936 के अंदर, जिसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो ये वो पहले व्यक्ति थे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट लेके आए थे। The Great Depression of 1939 and subsequent years saw the output and employment levels in the countries of Europe and North America fall by huge amounts। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था 1919 में खत्म, उसके बाद जो है कई सारे देश जो है उनमें एक जबरदस्त तरीके से डिप्रेशन आया था। डिप्रेशन मतलब गिरावट आई थी। किस चीज में गिरावट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर? एम्प्लॉयमेंट में गिरावट की बात कर रहा हूँ और आउटपुट में गिरावट की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ का जो प्रोडक्शन था वो काफी डाउन हो गया था, साथ ही वहाँ पे बेरोजगारी भी बहुत तेजी से बढ़ गई थी। इसी को ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 कहते हैं। यहीं पर कंसेप्ट चालू होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी। मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है? स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ होल and deal with broad economic aggregates such as national income, aggregate demand, जनरल प्राइस लेवल एंड टोटल एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ बड़ी जो एग्रीगेट्स हैं, बड़े जो एग्रीगेट्स हैं, उनसे डील की जाती है। यहाँ पर नेशनल इनकम की बात की जाएगी, एग्रीगेट डिमांड की बात की जाएगी, जनरल प्राइस लेवल की बात की जाएगी, टोटल एम्प्लॉयमेंट की बात की जाएगी। वेर एज माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या था, हम पर कैपिटा इनकम की बात करते थे, डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात करते थे, प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात करते थे। तो माइक्रो जो एग्रीगेट्स थे हम उसकी बात करते थे, लेकिन यहाँ मैक्रो एग्रीगेट्स की बात करेंगे जो बड़े हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहली चीज है पर्पस। पर्पस क्या है? तो यहाँ पर अगर मैं पर्पस की बात करूं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट इन इंडिविजुअल फर्म और मार्केट। तो किसी एक इंडिविजुअल फर्म या मार्केट में जो प्राइस या आउटपुट को पता लगाने का काम होता है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है। Macroeconomics deals with determination on aggregate measures such as total output, employment, aggregate price level।
मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, टोटल आउटपुट पता लगाते हैं कि किसी इकोनॉमी में टोटल कितना प्रोडक्शन किया गया गुड्स और सर्विसेज का, टोटल एम्प्लॉयमेंट कैसा है, एग्रीगेट प्राइस लेवल कैसे हैं, तो हम यहाँ टोटलिटी की बात करते हैं। एम क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स का? द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइस डिटर्मिनेशन एंड अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो सेंट्रल प्रॉब्लम है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, वो है प्राइस डिटर्मिनेशन और अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि किसी भी कमोडिटी का जो है प्राइस पता लगाना या फिर उसमें रिसोर्सेज को अलोकेट करना। वेयर एज अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो उस इकोनॉमी के अंदर जो लेवल ऑफ इनकम है और जो एम्प्लॉयमेंट है उसको पता लगाना मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। टूल्स की अगर मैं बात करूं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में इट्स मेन टूल्स आर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। तो यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो मेन टूल्स यूज किए जाते हैं वो है डिमांड और सप्लाई। वेयर एज अगर मैं बात करूं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, द मेन टूल्स आर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, इंडिविजुअल डिमांड या फिर पर कैपिटा इनकम एग्जाम्पल्स है माइक्रो इकोनॉमिक्स के। एग्रीगेट डिमांड, नेशनल इनकम, टोटल अनएम्प्लॉयमेंट जो भी है देश का या इकोनॉमी का, इसको कहा जाता है, इसको लिया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। हाउ टू चेक इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्री? कैसे पता लगाएं कि कोई भी देश का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसा है, यानी कि उसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है, कहीं वो डाउनफॉल में तो नहीं है या कहीं स्टेगनेंट तो नहीं है। ये पता लगाने का क्या तरीका हो सकता है? तो बेस्ट इंडिकेटर इज टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज आल्सो रिफर्ड टू एज जीडीपी। तो किसी भी देश की इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है ये पता लगाने का जो बेस्ट तरीका होता है उसी को जीडीपी कहा जाता है। इसके अंदर आप पता लगाते हैं टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो उस इकोनॉमी के अंदर टोटल जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसका कितना प्रोडक्शन हो रहा है, इसी को पता लगाना होता है। अगर मैं बात करूं वर्ल्ड के टॉप जीडीपीज की, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फर्स्ट है जीडीपी के मामले में, चाइना सेकंड है, जापान थर्ड है, जर्मनी फोर्थ है और इंडिया फिफ्थ नंबर की सबसे बड़ी जीडीपी है इस पूरी दुनिया के अंदर। राइट। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया फिफ्थ पोजीशन है, वेरस जो लीडर है जीडीपी के मामले में वो अमेरिका है। इंडिया की जीडीपी की अगर मैं बात करूं यूएस डॉलर्स की टर्म्स में, तो 2.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की इंडियन जीडीपी है, वेरस अमेरिका की जो जीडीपी है दैट इज 20 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। तो इतना अंतर है इंडिया और अमेरिका के बीच में अभी। जीडीपी का बेसिकली मतलब क्या होता है? It is the value of all final goods and services produced by all productive enterprise in the domestic territory of a country in a year। तो किसी भी देश के अंदर एक साल के पीरियड के अंदर उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी भी प्रोडक्टिव यूनिट्स हैं, यानी जितने भी बिजनेसेस जो है वो गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनने जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया है उसकी वैल्यू को जीडीपी कहा जाता है। एक साल के अंदर उस देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनने जितना भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किया है उसकी वैल्यू को जीडीपी कहा जाता है। तो ये है जीडीपी। एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, चलिए इसको। तो इसमें है सबसे पहले इंक्लूड्स ओनली फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नॉट द इंटरमीडिएट गुड्स। तो गुड्स की जो फाइनल वैल्यू होती है उसी को इस जीडीपी के अंदर काउंट किया जाता है, उसके इंटरमीडिएट वैल्यू को, इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है इट इंक्लूड्स ओनली करंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इसमें जो एक साल के अंदर अंदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं सिर्फ उन्हीं को काउंट किया जाता है। It is located in the domestic territory in both, includes both national and non-nationals। तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर चाहे कैसा भी प्रोड्यूसर हो, यानी वो लोकल उसी देश के रहने वाले हों या बाहर के रहने वाले हों, अगर उस देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में उनने प्रोडक्शन किया है तो उनके गुड्स एंड सर्विसेज को जीडीपी में काउंट किया जाएगा। 3 पॉइंट्स मैंने बोले हैं, एक बार फिर से सुनिए। सबसे पहला है गुड्स की जो फाइनल वैल्यू है उसकी बात की जाएगी, ना कि इंटरमीडिएट गुड्स की, यानी फाइनली गुड्स कितने में बेचा गया। ठीक है, उसके इंटरमीडिएट गुड्स की बात नहीं करेंगे।
सेकंड मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि इसके अंदर टाइम फ्रेम के अंदर जितने गुड्स का प्रोडक्शन हुआ या सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, यानी 1 साल के अंदर अंदर। सेकंड है इसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना भी प्रोडक्शन हुआ, डोमेस्टिक टेरिटरी में चाहे वो प्रोड्यूस करने वाले उसी देश के लोग हों या बाहर के देश के लोग हों, तो इन सबको जीडीपी में इंक्लूड किया जाता है। इसके अंदर लिखा है एक्सक्लूड्स ट्रांसफर पेमेंट्स, कैपिटल गेन्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इनकम जनरेटेड थ्रू इलीगल मीन्स। किन किन चीजों को जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया जाता है? तो सबसे पहला है ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स का मतलब वो पेमेंट्स होते हैं जिसके बदले में कोई फैक्टर सर्विसेज नहीं दी गई है। इलीगल इनकम आप समझते हैं, जिस चीज पर बैन है अगर वो किया जाए तो वो इलीगल इनकम है। साथ ही कैपिटल गेन्स यानी ऐसे गेन्स जिसमें एक्चुअली कोई वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही है, जैसे आप शेयर्स या डिबेंचर्स की बात करते हैं, बॉन्ड्स की बात करते हैं, तो इनकी वैल्यू भी इसके अंदर काउंट नहीं की जाएगी। जीडीपी इज ऑलवेज एट करंट प्राइस, यानी मार्केट में जो प्रिवेलिंग प्राइस है उसके ऊपर जीडीपी को मेजर किया जाता है। तो ये था कंसेप्ट जीडीपी का। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इनकम किस तरीके से फ्लो करती है उसी को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहा जाता है। हाउ इनकम इज जनरेटेड, तो इनकम जनरेट कैसे होती है? बाय प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है तो इससे इनकम पैदा होती है। गुड्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, वो चाहे तो खेती करके आप उगा सकते हैं, चाहे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ठीक है। वो सर्विसेज भी हो सकती हैं, यानी कोई सेवाएं भी हो सकती है जिसमें फिजिकली कोई गुड्स ना हो। फर्म रिक्वायर्स सर्विसेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो जो फर्म्स होती हैं उनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत होती है कुछ भी गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हो सकते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एक एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो ये चारों जो होते हैं ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं। तो अगर किसी भी फर्म को कुछ भी प्रोड्यूस करना है तो उसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत होती है। टू प्रोड्यूस दीज गुड्स वी रिक्वायर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये जो फर्म्स हैं ये कह रही हैं इनको कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत है, यानी लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, साथ ही एंटरप्रेन्योर चाहिए, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो बिजनेस को ऑपरेट करे। आपका जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है इसके 3 फेजेस होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट फेज होता है प्रोडक्शन फेज, सेकंड फेज होता है इनकम फेज, थर्ड फेज होता है एक्सपेंडिचर फेज। अब ये तीनों क्या होते हैं? तो प्रोडक्शन फेज मींस क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स बाय यूजिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो प्रोडक्शन फेज में क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज को प्रोड्यूस किया जाता है जिससे ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई किया जा सके। अब वो कोई गुड्स भी हो सकते हैं, वो कोई सर्विसेज भी हो सकती हैं। तो जहां पर गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है इसी को प्रोडक्शन फेज कहते हैं। सेकेंड है इनकम फेज। बिजनेस फर्म्स अर्न इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जब भी फर्म्स गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करके बेचती हैं तो उससे उनको इनकम जनरेट होती है और यही इनकम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बांट दी जाती है। लैंड के बदले में जो है वो रेंट दिया जाता है, लेबर को वेजेस दी जाती हैं, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट दिया जाता है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट होता है। तो ये सारे इनकी इनकम्स हैं। थर्ड फेज जो होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, हाउस होल्ड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। हाउस होल्ड स्पेंड्स इट्स इनकम टू सेटिस्फाई इट्स वेरियस वांट्स। अब जो भी इनकम हाउस होल्ड को होती है वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए खर्चा करते हैं, इसी को एक्सपेंडिचर फेज कहा गया है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की ये 3 फेजेस हैं, प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज और एक्सपेंडिचर फेज, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं किसी भी इकोनॉमी में, तो सबसे पहला सेक्टर होता है हाउस होल्ड, दूसरा होता है बिजनेस फर्म्स या प्रोड्यूसर्स, तीसरी होती है गवर्नमेंट, चौथे होते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स। एक एक करके समझते हैं। ये हाउस होल्ड कौन होते हैं? दीज आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑल्सो दे आर द कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये आपके हमारे जैसे लोग होते हैं, ठीक है। यही वो होते हैं जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के मालिक होते हैं, यानी यही वो लोग हैं जो लैंड देते हैं, जो लेबर का काम करते हैं, जो कैपिटल देते हैं और इन्हीं में से कुछ लोग एंटरप्रेन्योर होते हैं। साथ ही यही वो लोग होते हैं जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम भी करते हैं। जब इनके पास इनकम आती है, फैक्टर इनकम,
तो ये उसके बदले में गुड्स और सर्विसेज को खरीदते हैं। बिजनेस फर्म्स क्या होती हैं? दे हायर फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड, मेक फैक्टर पेमेंट टू हाउस होल्ड। ये फर्म्स वो होती हैं जो फैक्टर सर्विसेज हायर करती हैं हाउस होल्ड से, यानी कुछ लोगों से लैंड लेंगी, कुछ से लेबर लेंगी, कुछ से कैपिटल लेंगी, कुछ एंटरप्रेन्योर बनेंगे, और उसी से ये लोग जो है गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। जब उसको बेचने से इनकम होती है तो ये एज अ फैक्टर पेमेंट इन्हीं हाउस होल्ड में बांट देते हैं। तीसरा होता है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट रिसीव टैक्सेस फ्रॉम हाउस होल्ड एंड फर्म्स, मेक ट्रांसफर पेमेंट्स टू हाउस होल्ड, गिव सब्सिडीज टू द बिजनेस फर्म्स। ये जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है इसका काम क्या होता है? ये फर्म से टैक्स वसूल करता है, हाउस होल्ड से टैक्स वसूल करता है, बदले में ये ट्रांसफर पेमेंट्स करता है हाउस होल्ड को और फर्म्स को सब्सिडी देता है। अब ट्रांसफर पेमेंट्स क्या हो सकते हैं? पब्लिक सर्विसेज को मेंटेन करना हो सकता है, कई सारी चीजों में सब्सिडी दी जाती है बिजनेस फर्म को, तो ये सब ट्रांसफर पेमेंट्स है, राइट। लास्ट है फाइनेंशियल मार्केट, एंगेज्ड इन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये वो मार्केट होता है जो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स में इंक्लूडेड इंडल्ज रहता है, राइट। नेक्स्ट है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो ये इसके चार सेक्टर्स हैं। Circular flow of income refers to flow of money, income or goods and services across different sectors of a economy. तो circular flow of income की जो definition दी गई है, इसका मतलब होता है flow of money, income और goods and services across the different sectors of an economy. तो किसी भी economy में जो अलग-अलग sectors हैं, इनके बीच में मनी का जो है वो सर्कुलर फ्लो होना या गुड्स एंड सर्विसेज का सर्कुलर फ्लो होना, इसी को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहा गया। अब ये चीजें सारी इंटरडिपेंडेंट है। कैसे हैं जरा देखिए। यहाँ पर है हाउस होल्ड, ठीक है, यहाँ पर है बिजनेस फर्म। हाउस होल्ड की कुछ नीड्स होती हैं, कुछ वांट्स होती हैं, इसके लिए सबसे पहले ये डिमांड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की। अब ये जो डिमांड करते हैं उसी को फर्म्स को प्रोड्यूस करना होता है, तो प्रोड्यूसर्स इन डिमांड्स को पूरा करना चाहते हैं। उसको पूरा करने के लिए उनको चाहिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहाँ से मिलते हैं? यही हाउस होल्ड उनको फैक्टर सर्विसेज देते हैं। इसी के बदले में जब इनको फैक्टर सर्विसेज देते हैं तो इनको पैसे मिलते हैं और ये पैसे गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में लगाते हैं। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है यहाँ पर। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज इंटरडिपेंडेंट। नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसा मैंने बताया, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। जो लैंड है इसको रिवॉर्ड के रूप में यहाँ पर रेंट मिलता है। ये जो लेबर है इसको रिवॉर्ड के रूप में वेजेस मिलती है। जो कैपिटल लगाता है उसको इंटरेस्ट मिलती है, साथ ही जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको प्रॉफिट मिलता है। तो ये इनके पास पैसे मिलने का तरीका है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो रिटर्न में पैसे मिलते हैं उसको फैक्टर पेमेंट कहा जाता है। अब दो तरीके के फ्लो होते हैं, एक होता है रियल फ्लो और एक होता है मनी फ्लो। रियल फ्लो क्या होता है? फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। जब हाउस होल्ड फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज देता है, ठीक है, तो बदले में फर्म्स को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके हाउस होल्ड को देती हैं। एक बार फिर से समझिए, ये हाउस होल्ड है, ये फर्म्स है। हाउस होल्ड दे रहे हैं फैक्टर सर्विसेज फर्म्स को, बदले में फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके दे रही है हाउस होल्ड को। तो ये जो फ्लो होता है जिसमें एक्चुअली सर्विसेज या गुड्स का फ्लो होता है, इसको कहते हैं रियल फ्लो। दूसरा होता है मनी फ्लो, फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। ये आपका हाउस होल्ड है, ये आपकी फर्म्स है, ठीक है। हाउस होल्ड जब फैक्टर सर्विसेज देते हैं फर्म्स को, तो बदले में फर्म्स उनको पैसे देती है, जिसको फैक्टर पेमेंट कहा जाता है। जब इनको पैसे मिलते हैं हाउस होल्ड को, तो ये गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए पैसा खर्चा कर देते हैं। तो ये वाला जो फ्लो है, इसके अंदर एक्चुअली मनी फ्लो हो रही है, तो इसको मनी फ्लो कहा जाता है। तो दो तरीके के फ्लो होते हैं, एक होता है रियल फ्लो और दूसरा होता है मनी फ्लो। इसी को यहाँ पे साइकिल के फॉर्म में दिखाया गया। एक है मनी फ्लो, जहां एक्चुअली मनी फ्लो हो रही है, और दूसरा है रियल फ्लो। रियल फ्लो यानी जहां पर गुड्स और सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये मैंने अभी अभी आपको बताया, ये आपके हाउस होल्ड है, ये फर्म है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो हाउस होल्ड है ये यहाँ पर डिमांड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है। बदले में फैक्ट ये जो बिजनेस फर्म्स है ये गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करती हैं।
जब ये गुड्स एंड सर्विसेज बनाती हैं तो उसको बेचने से फर्म्स के पास पैसे आते हैं, वो पैसे फैक्टर पेमेंट के फॉर्म में हाउस होल्ड तक आते हैं, और जब हाउस होल्ड के पास पैसे आते हैं तो ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं। तो ये है आपका सर्कुलर फ्लो। अब इसमें दो चीजें पॉसिबल है, एक होता है लीकेज और एक होता है इंजेक्शन। लीकेज का मतलब होता है जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, यदि उससे कुछ इनकम बाहर निकल जाए, तो इनकम किस फॉर्म में निकल सकती है? वो सेविंग्स हो सकती हैं, वो टैक्सेस हो सकते हैं, वो इंपोर्ट हो सकते हैं। तो सेविंग्स यानी जब हाउस होल्ड के पास कुछ इनकम आई तो उनने कुछ पैसा सेव करके अपने पास रख लिया। अब जो पैसा उन्होंने सेव कर लिया यानी कि वो फ्लो में से बाहर आ गया, तो इसको लीकेज कहेंगे। सिमिलरली उसमें से गवर्नमेंट ने अगर कुछ टैक्स ले लिया तो वो भी सर्कुलर फ्लो में से बाहर आ जाएगा। सिमिलरली अगर इंपोर्ट की गई कोई चीज, यानी कि आपके देश की फर्म्स जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही हैं उसको छोड़ के आपने कुछ बाहर से मंगवा लिया विदेश से, तो वो जो पैसा है वो उस विदेशी फर्म के पास चला जाएगा, हमारे देश का जो सर्कुलर फ्लो है उसमें काम नहीं आएगा। तो इन तीनों को कहते हैं लीकेज। इंजेक्शन का मतलब होता है पैसा सर्कुलर फ्लो में आना। तो वो कैसे आ सकता है? इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में आ सकता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, या फिर एक्सपोर्ट। यदि आपका हाउस होल्ड के पास कुछ पैसा बचा हुआ है और वो उसको इन्वेस्ट कर देता है यानी वो सर्कुलर फ्लो में आ गया। गवर्नमेंट के पास जो टैक्सेस के फॉर्म में पैसा आ रहा है, यदि वो उसको स्पेंड करना चालू करे तो कहीं ना कहीं वापस वो सर्कुलर फ्लो में आ जाता है। सिमिलरली जब आप अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करते हो तो बदले में फर्म्स को फॉरेन से पैसा मिलता है, वो पैसा इंडिया के या उस देश की इकोनॉमी के सर्कुलर फ्लो में आ जाता है, तो इसको भी इंजेक्शन कहा जाता है। लीकेज का मतलब होता है फ्लो से मनी का बाहर निकल जाना, इंजेक्शन का मतलब होता है फ्लो में मनी का आ जाना। यहाँ पे कहा गया है लीकेजेस। लीकेजेस मीन्स विड्रॉल ऑफ अ पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में से अगर इनकम का कुछ विड्रॉल कर लिया जाए तो उसको लीकेज कहते हैं। इट रिड्यूसेस द साइज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो यदि कुछ पैसा विड्रॉ हो जाता है सर्कुलर फ्लो से तो इससे उस सर्कुलर फ्लो का साइज छोटा हो जाता है। ठीक है, अभी हमने बात की थी इंपोर्ट हो सकता है, सेविंग हो सकता है, या टैक्सेस, ये तीनों टाइप ऑफ लीकेज है। अगर बात करें इंजेक्शन की, तो इंजेक्शन आर एडिशन ऑफ मनी टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इंजेक्शन का मतलब है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में और पैसे डालना। इट इंक्रीजेस द साइज ऑफ सर्कुलर फ्लो। इसकी वजह से सर्कुलर फ्लो का साइज बढ़ जाता है। अभी इंजेक्शन कैसे हो सकते हैं? एक्सपोर्ट हो सकता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो सकता है, या फिर इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। इफ यू वांट टू ग्रो द साइज ऑफ इकोनॉमी इंक्रीज इंजेक्शन। यदि आपको देश की इकोनॉमी को बढ़ाना है तो आपको इंजेक्शंस बढ़ाने पड़ेंगे, यानी कि पैसा सर्कुलर फ्लो में लाना होगा। वेर एज अगर आप चाहे तो एक तरीका और भी है, आप लीकेजेस को डिक्रीज कर लीजिए, यानी जो पैसा सर्कुलर फ्लो से बाहर जा रहा है अगर वो डिक्रीज होगा तो भी जो इकोनॉमी का साइज है वो ग्रो होगा। ठीक है, अब ये सर्कुलर फ्लो का एक डायग्राम है, ये आपके हाउस होल्ड है, ये फर्म है। ठीक है, सबसे पहले हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं फर्म्स को, ये फैक्टर सर्विसेज फर्म को मिली, बदले में क्या दे रही है फर्म इनको? फैक्टर इनकम दे रही है, फैक्टर सर्विसेज के बदले में फैक्टर इनकम। साथ ही फर्म्स जो है यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रही है। गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद कौन रहे हैं? हाउस होल्ड। तो ये जो पैसा खर्चा करते हैं इसी को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं, और ये पैसा वापस फर्म के पास चले जाता है। अब यहाँ पे एक फाइनेंशियल सेक्टर भी है बीच में। फाइनेंशियल सेक्टर कौन होता है? आप इसको बैंक समझ लीजिए। हाउस होल्ड अपना पैसा बैंकों में सेव करके रखते हैं, इन्हीं पैसे को बैंक जो है वो फर्म्स में इन्वेस्ट कर देती है, उनको लोन के फॉर्म में दे देती है ताकि वो बेहतर बिजनेस कर सकें। तो ये टू सेक्टर मॉडल है विद फाइनेंशियल सेक्टर। इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्टॉक और फ्लो का इकोनॉमिक्स में क्या मतलब होता है। तो ये दो वेरिएबल्स हैं, स्टॉक और फ्लो, राइट? एक एक करके समझते हैं। स्टॉक इज द क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, नो टाइम डायमेंशन। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टॉक ऐसी एक क्वांटिटी है जिसको पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है, यानी ये एक ऐसा वेरिएबल है जो अभी कुछ है, हो सकता है थोड़ी देर बाद ये कुछ और हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया का को अगर मेजर करना होगा तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेजर करेंगे। इस समय अगर आप मुझसे बात करें तो हो सकता है कि ये 140 करोड़ समथिंग होगी। ठीक है,
हो सकता है कि आप मेरे से अगर 6 महीने के बाद बात करेंगे तो हो सकता है ये 141 करोड़ हो चुकी होगी। यानी कि जिस भी समय आप इसको मेजर करेंगे ये कुछ ना कुछ डिफरेंट आएगी। सिमिलरली बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट डिपेंड करती है कि उसमें कितनी असेट्स और लायबिलिटीज आ रही हैं। अभी असेट्स और लायबिलिटीज रेगुलरली चेंज होती रहती हैं। अभी आपके बैंक में कुछ पैसे रखे हैं, आपने वो पैसे किसी को भेज दिए, बैंक बैलेंस कम हो गया, एसेट कम हो गई, तो बैलेंस शीट का टोटल चेंज हो जाता है। तो ये एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेजर की जाती है। सिमिलरली स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इन द गोडाउन, गोडाउन में जो स्टॉक रखा है रॉ मटेरियल का, हो सकता है अभी कुछ हो, थोड़ी देर बाद कुछ नया स्टॉक आ जाए तो ओवरऑल स्टॉक बढ़ जाए। तो ऐसे कंसेप्ट जिनको एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेजर किया जाता है उनको स्टॉक कहते हैं। फ्लो क्या होता है? फ्लो इज द क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, यानी इसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर किया जा सकता है, यानी कि इसमें टाइम डायमेंशन होता है। इसमें टाइम डायमेंशन है, जैसे फॉर एग्जांपल मंथली वेजेस ऑफ अ लेबर, एक लेबर एक महीने में कितनी वेजेस कमाता है, तो यहाँ पे ओवर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, यानी एक महीने में वो कितना कमा रहा है। सिमिलरली किसी भी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बताता है कि उस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से एक साल के पीरियड में, एक फाइनेंशियल ईयर में कितना प्रॉफिट या लॉस किया। तो ठीक है, तो ये हो गया पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। सिमिलरली नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, एक साल में किसी भी कंट्री की जो इनकम रही वो नेशनल इनकम हो जाएगी। तो इनको कैसे मेजर किया? पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। वेयर स्टॉक को कैसे मेजर किया जाता है? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये बेसिक डिफरेंस है स्टॉक और फ्लो में। ठीक है, मीनिंग की अगर मैं बात करूं तो क्वांटिटी measured at a particular point of time is known as stock. Quantity measured during a period of time or over a period of time is called as flow. टाइम की अगर मैं बात करूं तो स्टॉक में नो टाइम डायमेंशन, वेरस फ्लो की अगर बात करूं तो टाइम डायमेंशन इज देयर। अब ये कुछ भी हो सकता है, पर डे हो सकता है, पर मंथ हो सकता है, पर ईयर हो सकता है, पर आवर हो सकता है, एंड सो ऑन। कंसेप्ट की अगर बात करूं तो ये एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट होता है स्टॉक, वेरस जो है फ्लो एक डायनामिक कॉन्सेप्ट होता है, राइट। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? स्टॉक का एग्जाम्पल है जैसे आपकी बैलेंस शीट का टोटल है, वेल्थ है किसी भी इंसान की, तो ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जा सकता है। वेर एज इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी बैलेंस आ रहा है वो है, तो ये मेजर किया जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये है स्टॉक एंड फ्लो के बीच में डिफरेंस। एक डायग्राम के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। फ्लो का जो कंसेप्ट होता है ऐसा कंसेप्ट होता है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे बर्थ रेट है, तो एक साल में कितने बच्चे पैदा हुए, बर्थ रेट है। जीडीपी जो है, एक साल में कितनी वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, एक साल में कितनी कैपिटल फॉर्म की गई, कैपिटल फॉर्मेशन, एक साल में एसेट्स को यूज करने से कितनी वैल्यू कम हुई, डेप्रिसिएशन, एक साल में कितना पैसा सेव किया, एक साल में कितना प्रॉफिट कमाया, एंड सो ऑन। वेरएज बैंक बैलेंस क्या होता है? बैंक बैलेंस एक स्टॉक है। अभी आप बैंक बैलेंस चेक करोगे, हो सकता है कुछ और मिले, आप कल चेक करोगे तो हो सकता है कुछ पेमेंट्स आ गए हो अकाउंट में, कुछ चले गए हो, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेजर किया जाता है स्टॉक के तरीके से और फ्लो के तरीके से, दो चीजें यहाँ पर है, राइट। इसके कुछ छोटे से एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनकम ऑफ अ टीचर, अब बताइए ये स्टॉक कंसेप्ट होगा या फ्लो कंसेप्ट होगा? तो यहाँ पर ये फ्लो कंसेप्ट होगा, क्योंकि इनकम मंथली बेसिस पे जनरली हमारे यहाँ इंडिया में दी जाती है, तो मंथली इनकम ऑफ अ टीचर, तो मंथ का कंसेप्ट आ गया, यानी यहाँ पे टाइम डायमेंशन है, तो ये फ्लो हो गया। मशीनरी, कितने की मशीनरी है, तो मशीनरी एक स्टॉक कंसेप्ट है, क्योंकि इस समय कुछ मशीनरी है, हो सकता है नेक्स्ट मोमेंट पे और नई मशीनरीज आ जाए, चेंज हो सकता है। प्रोडक्शन ऑफ शुगर, कहाँ पे शुगर का कितना प्रोडक्शन किया किसी इंडस्ट्री में, फ्लो कंसेप्ट है। क्यों कंसेप्ट फ्लो है? क्योंकि ये मेजर किया जाता है पर आवर, पर मंथ, पर ईयर, या इस बेसिस पे। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट भी एक फ्लो कंसेप्ट होता है, इट इज रिलेटेड टू अ पीरियड ऑफ टाइम। टोटल मनी सप्लाई, मार्केट के अंदर कितना पैसा है या बैंक्स के अंदर कितना पैसा है, टोटल मनी सप्लाई, राइट। टोटल मनी सप्लाई एट द पॉइंट ऑफ टाइम मेजर किया जाता है, स्टॉक कंसेप्ट है। आई होप आपको इस वीडियो से क्लियर होगा कि स्टॉक और फ्लो में क्या डिफरेंस होता है।